Hello students, welcome back to our YouTube channel Sigma Gurukul. Recently I have taught you two videos on noun compounds. If you don't watch those videos, so you can go and watch them. बच्चों मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप ना नाउन जैसे आपने स्टार्ट करा है तो आप प्लीज़ नाउन में हमें एक टॉपिक जरूर पढ़ाना जिसको हम बोलते हैं नाउन केस। और इसके पीछे एक रीजन भी होता है और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो नाउन केस होता है वो हमारा प्रोनाउन के चैप्टर से भी थोड़ा सा लिंक्ड अप होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कुछ कुछ बातें उसके अंदर हमारे प्रोनाउन के चैप्टर से भी आती हैं। सो मैंने सोचा फिर क्यों ना मैं वैसे आज आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाला था बट बच्चों ने कहा तो इसीलिए भाई जैसा आप बोलोगे हमें तो वैसा ही करना पड़ेगा, इसीलिए वो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज आपको नाउन केस। आप अपनी कॉपी वॉपी लेके बैठ जाओ। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने कॉपी बना ली होगी, वो कॉपी जरूर बनाना, बिकॉज उससे क्या होगा कि जितना भी आपको मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा वो सारा कंटेंट आप लोगों की कॉपी में लिखा होगा और एग्जाम के टाइम पे आप उसको ही देख के जाना और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आज मिलेंगे। और फिर से मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कौन सा, नाउन केस। नाउन केस, ठीक है बच्चों। देखो फिर से मैंने कहा, जैसे मैंने अपने लास्ट दोनों वीडियोस में आपको बताया था कि भाई मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा या जितने भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पक्का आपको एक या दो बातें ऐसे जरूर मिलेंगी जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल सबसे अलग पढ़ाया होगा। आपने वो जनरली बिल्कुल रेयर ही होगा कि किसी टीचर से पढ़ा होगा। और बुक्स में तो आप बुक्स तो ऐसे ही नहीं पढ़ते हो, आप लोगों को बुक्स में कहां से मिलेंगे वो टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और आई होप आप लोग सारी वीडियोज को देख रहे होंगे। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ कारणों की वजह से वीडियोज हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक ना एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैंने सोचा है कि कम से कम आपको 2 से 3 वीडियोस इन अ वीक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, बिना देर करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को सुनना, सारी बातों को सुनना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दूसरे चैप्टर से भी आपको मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ये जो हमारे पास वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, केस, है ना। तो मैं जनरली अगर पूछूं ना कि ये जो केस है ये हमारा कितनी बार हमें ग्रामर में सुनने को मिलता है, तो आपको मैं हमेशा बताऊंगा ये आपको 2 बार सुनने को मिलेगा। एक आप लोगों को कहां पर सुनने को मिलेगा, नाउन के चैप्टर में, और एक आपको कौन से चैप्टर में सुनने को मिलेगा, प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स में हम लोगों को ये नाउन केस हमें हमेशा मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं वैसे क्या है, नाउन से आया है या प्रोनाउन से आया है। जितने भी हमारे केस होते हैं बच्चों वो हमारे जनरली कुछ पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं ए पॉइंट में तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा बोलते हैं बच्चों एक्यूजेटिव केस। तीसरा बोलते हैं बच्चों डेटिव केस। फोर्थ बोलते हैं बच्चों वोकेटिव केस। और फिफ्थ वन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चों जेनिटिव केस, ठीक है। तो हमारे जनरली ये 5 तरीके के क्या होते हैं बच्चों, केसेस होते हैं, ठीक है। जिसमें से देखो हमारा नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, वोकेटिव और जेनिटिव, ये हमारे जनरली 5 हैं। एक बार ना मैं क्या करता हूं, सबको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि टॉपिक जो है वो क्या है और इसमें क्या क्या बातें हमें पढ़नी है और क्या क्या इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको अभी इसमें क्या चीज पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मैं नॉमिनेटिव केस की जनरली बात करूं, ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों बात क्या होती है, इसमें बात होती है कि नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की बात हो रही है, ठीक है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। क्या लिखा है मैंने कि जो नॉमिनेटिव केस होता है उसके अंदर हम हमेशा बात क्या करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो होता है उसको बोलते हैं नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें था कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसमें क्या है, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट।
फिर आता है हमारे पास डेटिव केस, ठीक है। डेटिव केस में क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसका मतलब बताऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा बच्चों एक एक करके, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और फिर होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव में होता है हमारे पास कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू एड्रेस समबडी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको इसका मतलब बताता हूं, इस लाइन का मतलब क्या है। और जेनेटिव केस होता है कि नाउन और प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन, ठीक है। तो जनरली हमारे पास ये सारी बातें होती हैं बच्चों कि नॉमिनेटिव में ये है, एक्यूजेटिव में ये है, डेटिव में ये है, वोकेटिव में ये है और जेनेटिव में ये है, ठीक है। अब आप ढंग से सुनना, मैं आपको क्या बात सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको यह कहा कि नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन को हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं बच्चों? एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अब आप एक बात सुनो, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो दोनों वर्ड को यूज करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। इसीलिए हम नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक सेंटेंस है तो मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, आप ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस में लिखा हो कि जॉन राइट्स वेल। क्या लिखा हो? जॉन राइट्स वेल, ठीक है। अब मैं बोलूं कि यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है? जॉन है ना। तो देखो जॉन हमारे पास जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को आप लोग यहां पर कौन सा केस कह सकते हो? नॉमिनेटिव केस बोल सकते हो। और देखो अगर मैं पूछूं कि जॉन के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होता है, तो जॉन के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा बच्चों? ही यूज होगा। अब देखो यार ये ना, अगर मैं आपको इससे ज्यादा बातें इसमें बताऊंगा तो ये जो टॉपिक है वो हमारा नाउन केस से हटके प्रोनाउन के में चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको उतनी बात बताऊंगा जितना हमारे इस टॉपिक में क्या होगा? लिंक होगा। अब देखो इसमें पता है दिक्कत क्यों है? दिक्कत यह है क्योंकि अब मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में बताया भी आप लोगों को कि जो हमारी ग्रामर होती है वो सारी इंटरकनेक्टेड होती है। सो हम लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी बात कहां पर है। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि टाइम एंड टेंस का है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कंजंक्शन का, कि वो कंजंक्शन में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ी बात ध्यान रखनी है। नॉमिनेटिव का मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया। दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या हमारे पास बात होती है तो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा कि आई सॉ जॉन। क्या लिखा? आई सॉ जॉन। अब आप देखो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में जॉन यहां लिखा और सेकंड सेंटेंस में मैंने जॉन यहां लिखा, तो आप देखो यहां पर ये इसका यहां पर किसकी तरह वर्क कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब मैंने ये देखा कि ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव केस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्यूजेटिव में और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है, बट ध्यान रखना यहां पर ये सब्जेक्ट था तो ये नाउन है, ठीक है ना। और मैंने इसका प्रोनाउन क्या यूज किया? ही। और जब यहां पर जॉन यूज किया, ये भी एक नाउन है, बट मैं इसका जब प्रोनाउन यूज करूंगा तो वो ही ना यूज होके कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? हिम। बस यही डिफरेंस है नाउन में और प्रोनाउन में। इसीलिए मैंने आप लोगों के यहां पर नाउन और प्रोनाउन दोनों वर्ड लिखे हुए हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डेटिव केस। और डेटिव केस के लिए मैंने देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज आपने देखा होगा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा उसमें हमारे पास वॉइस और नरेशन का जो रोल होता है बच्चों बड़ा ही वास्ट होता है, और अगर हमें वो 2 चैप्टर अच्छे से आ जाएं तो बहुत सारे हमारे नंबर उसके अंदर आ जाते हैं। और जब मैं मेंस की क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं ना गारंटी दे देता हूं, अगर बच्चों ने सारे वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं जो मैंने पढ़ा रखा है, बच्चों के उसमें 1 नंबर में कटने नहीं देता, बिकॉज उसमें कुछ ट्रिक्स लगती है। यार मैं देखो ये वर्ड यूज नहीं करता, ट्रिक्स व्रिक्स, मैं हर चीज को कॉन्सेप्ट बोलता हूं। कॉन्सेप्ट समझ लो, भाषा समझ में आ जाएगी, जैसे हिंदी समझ में आ गई वैसे इंग्लिश समझ में आ जाएगी। इसीलिए
जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी बातें लिंक हो जाती है। जैसे ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात लिखी है, देखो जो जनरली जो ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं और एक दूसरा वर्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इसकी सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है वो वॉइस के चैप्टर में होती है, बिकॉज हमारे जितने 20 के 22 क्वेश्चंस आते हैं मेंस के एग्जाम में, उसमें मैं कभी पढ़ाता हूं तो पॉइंट ऑफ व्यू करके पढ़ाता हूं। मैं इस वाले टॉपिक में भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जब हम लोग कभी भी जब वो वॉइस का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ना 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आप लोगों के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमारे पेपर में आते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतनी बात छोड़ के, और मुझे पता है आपको इस बात से समझ में हो जाएगी। क्या डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग डायरेक्टली डील कर लें, डायरेक्टली बात कर लें। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली डील करें या इनडायरेक्टली उससे बात करें। तो बच्चों क्या होगा, अभी मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल नहीं देंगे, मतलब एक जनरली एग्जांपल देके समझा दूंगा। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब मैं ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वॉइस के चैप्टर में। अब जैसे मैंने देखो इसका एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई गिव इट टू जॉन, आई गिव इट टू जॉन। अब आप एक बात बताओ, आ गया दोनों में डिफरेंस? एक में क्या लिखा हुआ है, आई सॉ जॉन, एक में क्या लिखा हुआ है, आई गिव इट टू जॉन। अब आप देखो, एक यहां पर ये वर्ड है और एक यहां पर ये वर्ड है बच्चों। यही हमारा यहां पर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा, और ये हमारा यहां पर क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली, जिससे हम लोग इसकी बात करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको कहा कि आई राइट अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। मैंने लिख दिया आई राइट अ लेटर टू माई यंगर ब्रदर। क्या लिखा मैंने, आई राइट अ लेटर टू माई यंगर ब्रदर। तो आप बताओ इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बोलो भाई, क्यों चुप बैठे हो यार, बोलो ना, किसको बोलेंगे? वेरी गुड, माई यंगर ब्रदर। क्लियर हो गया? बिल्कुल, बस अभी इतनी बात है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास वोकेटिव। ये देखना बच्चों, ये क्या लिखा है मैंने, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू एड्रेस समबडी। क्या लिखा हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन यूज टू एड्रेस समबडी, यानी कि जब हम किसी पर्सन को डिनोट करने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तब उस वर्ड को हम लोग वोकेटिव केस का पार्ट मान लेते हैं। बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। और एक बच्चे से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। हमारे पास बहुत सारे बच्चे डीएसएसबी और केवीएस की तैयारी करने आते हैं और हम लोग इंटरव्यूज की भी तैयारी कराते हैं। उसमें एक बच्चे से, वो टीजीटी इंग्लिश लगी है और वो आज के टाइम लग चुकी है, हमारी स्टूडेंट है, उनसे यही वर्ड पूछा गया था कि वोकेटिव केस का एक प्रोनाउन का एग्जांपल दे दीजिए कि प्रोनाउन का एग्जांपल क्या होता है। अब दुनिया को सब्जेक्टिव पता है, ऑब्जेक्टिव पता है, ज्यादा और समझदार हो गए तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक पता है, लेकिन बच्चों कभी कभी गलती हमसे क्या होती है कि वोकेटिव का हम लोग एक आधा एग्जांपल याद नहीं रखते हैं। वोकेटिव और जेनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है देखो, ये जरा मैंने सपोज कर एक सेंटेंस लिखा, क्या वर्ड लिखा, जॉन। सिंपल है, मैं भी क्या बोलना चाह रहा हूं, जॉन, है ना। अब मैं बोल दूं जॉन कम हेयर, क्या बोल दूं, जॉन कम हेयर। अब आप देखो, मैं इसको हटाऊं लाइन को तो कम हेयर बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है, इधर आओ, है ना। और मैं बोल रहा हूं जॉन तुम इधर आओ, तो एक बात बताओ, ये सामने वाले पर्सन को हमने एड्रेस ही तो किया ना, मतलब हमने बता दिया ये कौन है। तो एक बात बताओ, बता दिया ये कौन है तो ये बंदा हमारे लिए यू ही तो होगा। अरे मैं बोल रहा हूं कि एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं आपको कह रहा हूं एक गिलास पानी लेकर आओ, तो क्या बोलोगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक बात बताओ, एक गिलास पानी लेकर आओ और तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, बोथ द लाइंस आर सेम ही ना। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा वोकेटिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो फिक्स है कि वो क्या होता है, हमेशा यू होता है। इसीलिए वोकेटिव में सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यू। हो गया क्लियर? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे दे क्या, कहां के लिए यूज होता है? अरे जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, मैं आपको सेंटेंसेस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ये बच्चों ने मुझे कहा है कि सर एक सेंटेंसेस पे और एक ये नाउन केस पे ये वीडियो जरूर बनाना, इसलिए मैं जरूर बनाऊंगा थोड़े दिनों में। तो उसमें एक इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, आई थिंक आपने सुना होगा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कहते हैं ना उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, उन सब के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यू होता है, और इसीलिए वो हमारा किसके का पार्ट हो जाता है, वोकेटिव का पार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? और जो जेनेटिव केस होता है, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहीं से ये टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक जिसको बोलते हैं क्या, नाउन,
और एक जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका एग्जांपल देता हूं इसीलिए। और हमारा जो नाउन केस होता है बच्चों जनरली, उसमें ना नॉमिनेटिव की बात होती है, ना एक्यूजेटिव की बात होती है जिसको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ना डेटिव की बात होती है, ना वोकेटिव की बात होती है। तो जो टॉपिक हमारा इसके अंदर यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनिटिव। तो हम लोग अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, इसको आप अच्छे से देखना और इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो रब कर दूं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। वीडियो देख रहे हो ना, देखा करो भाई, काम की चीज है। चलो ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या कहा कि हमें यहां पर एक केस पढ़ना है जिसको हम लोग कौन सा केस बोलते हैं, जेनिटिव केस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि जेनिटिव केस जो होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो मैंने बताया यूज्ड टू शो पोजीशन, ठीक है। इसीलिए शायद आपने सुना हो कि हम इसको एक और केस का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, ठीक है। बोथ आर सेम, दोनों को एक ही बात है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको यह कहा कि जो ये पॉजेसिव होता है या फिर जेनिटिव होता है, ये नाउन में भी यूज किया जाता है और एज वेल एज किस में भी यूज किया जाता है, प्रोनाउन में। तो देखो, मैं अभी आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि पोजीशन का मतलब या पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना कि भाई इस चीज पे मेरा पोजीशन है, इट मींस कि इस चीज पर मेरा क्या है बच्चों, अधिकार है ना, हक है, डोमिनेशन है मेरा किसी भी चीज पर। कभी भी अगर आपको अधिकार दिखाना है, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी अधिकार दिखाना है किसमें, प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर कभी भी आपको अधिकार दिखाना है प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, वर्ड। वो वर्ड को क्या बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और अगर आपको पोजीशन सपोज करो किसमें दिखाना है, नाउन में दिखाना है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसकी जो हिंदी होगी बच्चों, वो हमेशा 3 वर्ड में यूज करी जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, का, के या फिर की। आई बात समझ में, क्या कह रहा हूं कि जब भी हम लोग नाउन में, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, नाउन, तो हम नाउन की बात करेंगे। नाउन में अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो आप देख लेना उसके लिए आपको का, के, की जरूरत पड़ेगी। और यार सीधी सी बात है, इसको इंग्लिश में क्या, इसको इंग्लिश में किस चीज से कन्वर्ट करते हैं, यही हमारा टॉपिक है किसका, नाउन केस का। इज इट क्लियर। जैसे अगर आप का, के, की सेंस में बात कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना सबसे पहला जो आपको इसके अंदर यूज किया जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग यूजिंग एपोस्ट्रोफियस। क्या बोलते हैं बच्चों, यूजिंग एपोस्ट्रोफियस। ये जो मैं ऊपर कॉमा सा लगा रहा हूं ना यार, इस कॉमे को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, एपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछे यार कि एपोस्ट्रोफी का यूज किस लिए किया जाता है, तो बता दोगे ना, इट इज यूज टू शो पोजीशन इन अ सेंटेंस। बट क्या प्रोनाउन में, नहीं, किसमें, नाउन में, क्योंकि मैंने कहा ना का, के, की का सेंस आता है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक होता है हमारे पास यूजिंग एपोस्ट्रोफियस, एक बोलते हैं बच्चों जिसको बोलते हैं यूजिंग एस एपोस्ट्रोफी। देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। एक में एपोस्ट्रोफी जो वर्ड है वो एस के पहले है, एक में जो एपोस्ट्रोफी वर्ड है वो एस के कहां है, बाद में है, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं यूजिंग ऑफ पैटर्न। क्या बोलते हैं, यूजिंग ऑफ पैटर्न, यानी कि इस ऑफ का यूज, जैसे जनरली मैं बोलूं तो एक एपोस्ट्रोफी एस होता है, एक एस एपोस्ट्रोफी होता है, और एक ऑफ पैटर्न यानी कि ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे यार गलती कर देते हैं, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या बात है वो सुनना, ये मत समझना कि प्रिंस सर ने पहले क यहां लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश एपोस्ट्रोफी है, के लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश एस एपोस्ट्रोफी है, और की लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश ऑफ पैटर्न है। इज इट टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भी इंग्लिश कुछ हो सकती है, किसी की भी हिंदी कुछ हो सकती है। देखो जनरली हम लोग बात करें तो हमारे पास ये 3 ही वर्ड होते हैं। वैसे पहले ये पढ़ाया जाता था, अब हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मैं जनरली बस आपको बता देता हूं। एक होता है यूजिंग नाउन कंपाउंड्स। क्या होता है, यूजिंग नाउन कंपाउंड्स, ठीक है। हमारे पास एक ये भी होता है, बट इसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है।
वेटेज नहीं है हमारे पास। जनरली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी से सबसे क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा आते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो इसका मतलब क्या था, मैं आपको बताता हूं पोजीशन का मतलब क्या था। आपने बहुत बार देखो नोटिस करा होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल लिख दूं, डैड गिफ्ट, क्या लिखा है बच्चों, डैड गिफ्ट। ध्यान से सुनना, डैड गिफ्ट का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ। डैड गिफ्ट का मतलब क्या होता है? डैड का उपहार, डैड का गिफ्ट। आप एक बात बताओ, डैड यहां पर नाउन है प्रोनाउन है? तो सर कैसी बात कर रहे हो सर, नाउन है बिल्कुल, है ना। तो एक बात बताओ, क्या नाउन के अंदर अगर पोजीशन दिखाया कि नहीं दिखाया? बिल्कुल दिखाया गिफ्ट के ऊपर। तो आपने क्या एपोस्ट्रोफी एस, एस एपोस्ट्रोफी या ऑफ पैटर्न में से कोई वर्ड यूज किया? नहीं। इसलिए ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, गलत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ग्रामर ये बिल्कुल क्या है, गलत। इसीलिए आप देखना आपको हमेशा क्या वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, डैड्स गिफ्ट। क्या दिखेगा, डैड्स गिफ्ट। यानी कि हमें इनमें से एक वर्ड लगाना क्या होता है, कंपलसरी। और मैंने यहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, ये मैं आप लोगों को अब टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं, जैसे आपने सपोज करो ये एग्जांपल दिखा, बट ये क्या है, नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बच्चों बात करूं तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बार मैंने बोल दिया मेरी कार, मैंने हिंदी में क्या लिख दिया, मेरी कार। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको पर्सन डिनोट किया कि किसकी कार है? नहीं है ना। तो यार जब आपने बोल दिया मेरी कार, तो आप जो उसकी इंग्लिश बनाओगे वो क्या बना दोगे बच्चों, माई कार। तो जो हमने माई कार लिखा, ये जो माई वर्ड लिखा, ये बोलते हैं हम लोग क्या, इसको प्रोनाउन। जिसको मैं जब पढ़ाता हूं तो दो कैटेगरी में चेंज करके पढ़ाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं P2 वर्ड्स और जिसको बोलते हैं हम लोग P3 वर्ड्स। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसके लिए आप लोगों को चैनल पे हमेशा बने रहना है, क्योंकि मैं जरूर इनकी वीडियोस डालूंगा। ये P2 वर्ड्स क्या होते हैं, P3 वर्ड्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया कि ये क्या है हमारे पास जो टॉपिक है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। कि जो पोजीशन दिखाया जाता है नाउन में, वो का की के सेंस में दिखाया जाता है, और इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस, एस एपोस्ट्रोफी और ऑफ पैटर्न का यूज करके उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी जाती है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां कहां करना चाहिए, एस एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां करना चाहिए, और ऑफ पैटर्न का यूज कहां कहां करना चाहिए। हो गया क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने शायद, अगर आपने मेरी वीडियोस दोनों देखी होगी तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि जो मैंने दोनों वीडियोस में आपको जो पढ़ा के लास्ट वीडियो में मैंने क्या करा था, उसके क्वेश्चंस दिए थे। वैसे ही मैं आप लोग को ये भी पढ़ाने के बाद लास्ट में क्या करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। इसलिए मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा ना बच्चों, तो पता क्या होगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको वीडियोज में उतनी ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, उसके लिए मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास वाली जो वीडियो दी थी, उस वीडियो के जो आंसर्स होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर दे दिया जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा, वो एग्जाम्पल बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है और वो एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइजेस सॉल्व करना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी। तो जरा हम लोग वो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखना क्या है इसका एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा बच्चों।
अगर आपने एग्जाम्स दे रखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं बच्चों, वो इस टाइप में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सुनना और आप खुद एक बार एग्जाम्पल खुद इसका आंसर देने की कोशिश करना, फिर तो मैं बता ही दूंगा। पढ़ो क्या लिखा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज दैट द स्कीम will ensure that millions of farmers will be lifted out of poverty। सेंटेंस की हिंदी समझ में आ रही है ना? याद रखना, सेंटेंस जब हमारे पास कभी भी आता है तो हमें उसकी टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, सॉरी। उससे क्या होगा, बस आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या है वो? लिखा हुआ है कि द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज दैट द स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स। पहली हमें ना बच्चों मिस्टेक लगती है इस मिलियंस की, क्योंकि हमने पढ़ा है यूनिट को प्लूरल नहीं बनाया जाता। बट आप ध्यान रखना, अगर इस यूनिट से पहले नंबर नहीं होता तो उस केस में हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 मिलियंस नहीं होता, इसलिए बिल्कुल क्या है, सही है। बट आप पढ़ो ये लाइन क्या लिखी हुई है कि द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू, क्या लिखा हुआ है कि द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू। अब इसकी हिंदी बनाओ अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगा? द फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू। तो आया ना यहां पर का के की का सेंस, तो इसीलिए जो एरर है वो हमारा किस वाले पॉइंट में है? ए पॉइंट में। और अगर मैं इसको जनरली लिखूंगा तो कैसे लिख दूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू। इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? आसान है बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखना, ये कॉपी में लिख लो आप लोग। चलो, अब मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज। अगर मैं जनरली बोलूं तो जो टॉपिक है वो हमारे पास यही है कि यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। देखो, अब एपोस्ट्रोफी बोलूंगा तो लिखने मत लग जाना उसकी स्पेलिंग, अब आपको डायरेक्ट इसका सिंबल लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। ये जनरली आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये इसका स्टार्टिंग है, इसकी ये बिगिनिंग है। ठीक है, क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू क्यों लिखा था, डैड्स गिफ्ट क्यों लिखा था? बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स। अब आप देखो मेरे पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है राम्स फ्रेंड। क्या लिखा है? राम्स फ्रेंड। तो मैं पूछूं सही है गलत है? सर बिल्कुल सही है। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है वॉल्स कलर, पूछो सही है गलत है? तो बिल्कुल गलत है। मैं आपसे पूछूं टेबल्स लेग्स, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। समझ में आई बात? तो क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? सर नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग हमने बता दिया कि एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाना है? लिविंग के साथ। अब सुनना, मैंने आपको ए पॉइंट में सिखाया एपोस्ट्रोफी एस, बी पॉइंट में सिखाया एस एपोस्ट्रोफी, और सी पॉइंट में क्या सिखाया था? ऑफ पैटर्न, है ना? मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं बच्चों कि मैं आपको कह रहा था ना कि बार बार कि भाई यही दो हमारे एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। तो इसके पीछे रीजन पता क्या था कि ऑफ पैटर्न का यूज क्या है? ऑफ पैटर्न का सिर्फ इतना यूज है अभी फिलहाल कि जब जब एपोस्ट्रोफी एस जो होगा अगर वो गलत है, सपोज वो गलत है, तो उसको ठीक करके हमेशा आप लोग किससे बना दो? ऑफ पैटर्न में। बस फर्क ये है कि जब ऑफ पैटर्न को आप लोग बनाते हो वो हमेशा अपोजिट साइड से बनाते हो, यानी कि लेफ्ट से लेके राइट से लेके कहां तक बनाते हो? लेफ्ट तक बनाते हो। और जब एपोस्ट्रोफी एस को बनाते हो तो उल्टा बनाते, यहां से यहां तक बनाते हो, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हो और कहां पे खत्म करते हो? राइट। राम की कार, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनी? राम, फिर एपोस्ट्रोफी, देन कार। ठीक है, अब आप सोचो अगर मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है वॉल्स कलर, है ना, तो मैं जब इसको ठीक करूंगा तो क्या बन जाएगा? द कलर ऑफ वॉल। इज इट क्लियर? दूसरा टेबल्स लेग्स, अगर मैं बनाऊंगा तो इसको क्या बनाऊंगा? द लेग्स ऑफ टेबल। आगे बच्चों बात समझ में? अब देखो मैं आपको इसके ज्यादा एग्जांपल दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको इसके एग्जांपल लास्ट में और अच्छे से दूंगा वीडियो शीट के अंदर। ठीक है, बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे ये समझा दूं कि एक इसका एग्जांपल बहुत इजी सा पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है,
पढ़ो क्या लिखा है एग्जाम्पल, कि फेंस ब्लेड हैड बीन ब्रोकन बाय माय यंगर ब्रदर। बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। अब एक बात बताओ, अगर इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में रह जाएंगे। सही लिखा है फेंस ब्लेड, बिल्कुल सही। क्या लिख बनेगा हमारे पास, द ब्लेड ऑफ फेन। इज इट क्लियर? बहुत आसान है। चलो ये था हमारा लेकिन फर्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है। लिख रहे हो ना यार, साथ के साथ लिख जरूर लेना यार, पता है काम आएगा आपके, पक्का देख लेना आप। अभी नहीं पता चल रहा, थोड़े दिनों में तो जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट। अगर मैं बात करूं एपोस्ट्रोफी एस की, तो देखो, अब देखो हमसे गलती क्या होती है, हमसे गलती ये होती है, हमें ये लगता है कि भाई हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस आ गया और ये लिविंग थिंग्स के साथ आता है, और इसीलिए बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। और देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिस मैन्स शर्ट। क्या लिखा है, दिस मैन शर्ट। अब आप मुझे बताओ यहां पर एपोस्ट्रोफी एस जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, मैन के साथ। तो ये जो मैन लिखा है मेरे पास, ये लिविंग है नॉन लिविंग है, सर लिविंग है, और लिविंग की वजह से ये हमारे पास क्या भी यूज हो गया, एपोस्ट्रोफी एस। बिल्कुल क्या है, सही है ना। बट ये बच्चों जो लिखा है हमारे पास वो क्या लिखा है, गलत। यही चीज है, आपको अगर दो चॉइस के पॉइंट्स लर्न नहीं होंगे तो ये हमारे एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, हमारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इसको बोलते हैं बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड होते हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगे अगर हम इनके बगल में क्या यूज कर दें, एक नाउन, ठीक है। तो याद रखना इस नाउन के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल क्या है, फिक्स है। अगर हमारे पास दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए इनके साथ, तो जब मेरे पास पता है ये गलत है, ठीक किसमें बनेगा, भी बताया था मैंने, ऑफ पैटर्न बनेगा। तो क्या बन जाएगा कि द शर्ट ऑफ दिस मैन, द शर्ट ऑफ दिस मैन। इज इट क्लियर? चलो एग्जाम्पल्स जो सेंटेंसेस वाले हैं वो वीडियो के लास्ट में, ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। ये अब मैं थोड़े से आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, 2-3 पॉइंट आप अच्छे से देखना। तो क्योंकि अब ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, हमें जनरली इसको बस पता होना चाहिए, और मैं सीरियसली बताऊं तो अब एग्जाम में उतने नहीं पूछे जाते, बिकॉज अब हमारे पास एग्जाम में एक और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं बोलूं इस बार हमारे पास क्या है कि जो कंट्रीज नेम है, ठीक है, कंट्रीज नेम ऑल्सो टेक्स एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि जो कंट्री का नाम होता है वो भी अपने साथ क्या लेता है, एपोस्ट्रोफी एस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो इंडियाज पॉलिसी, तो कोई पूछे सही है गलत है, तो सर बिल्कुल सही है। कहीं आपके पास लिखा हो अमेरिकास पॉलिटिशियंस, बिल्कुल क्या लिखा है, ये सही लिखा है। हो गया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, टेक एपोस्ट्रोफी एस। यानी कि जो टाइम होता है, वेट होता है, मेजरमेंट होता है, हम इनके साथ क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो आप देखना जरा इसका मतलब क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे लिखा रहता है टुडेज मैच, लिखा रहता है, तो आप देखो टुडे के साथ क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस लगाया। आपने बहुत बार देखा होगा हम जब आप लोगों को अगली क्लास की इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं ना टुमारोज क्लास टाइमिंग, लिखते हैं हमेशा। तो फिर हमने क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी एस। मेजरमेंट जैसे आपके पास लिखा हो 1 किलोमीटर्स डिस्टेंस, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी, लिखा हो 1 आवर्स डिस्टेंस, इसका मतलब 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर 1 आवर्स टाइम हो गया, यानी कि 1 घंटे का समय। इस टाइप के वर्ड के साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। आसान है बिल्कुल ये भी। चलो
अब बच्चों जो मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ये हमारा सीजीएल के एग्जाम में भी आ चुका है और मैं वो एग्जाम्पल जरूर आपको लिखवाऊंगा और उससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल भी मैं आपको बाद में जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से क्या है वो। आपने एडजेक्टिव सुना था, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, याद होगा कुछ पॉइंट्स एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव्स जो होता है वो कभी भी अपने साथ ध्यान रखना एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेता, यानी कि एडजेक्टिव नेवर टेक्स एपोस्ट्रोफी एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने कहीं पे सपोज लिखा हुआ देख लिया द पुअर्स, क्या लिखा हुआ देख लिया, द पुअर्स। देखो पुअर लिखता तो नाउन होता, एडजेक्टिव है तो द पुअर। ये मैं आपको एडजेक्टिव के टॉपिक में जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये गलत है इसीलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, ऑफ द पुअर, क्योंकि ऑफ पैटर्न में चेंज करना है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप अच्छे से देखना वो एग्जांपल क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा कि टीचर्स बोलते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, है ना। और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप हिंदू न्यूज़पेपर को जितना हो सके पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। वैसे टाइम लगता है उसको सीखने में, बट वो आ जाता है धीरे धीरे अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो। मैंने ये सेम लाइन उसमें भी देख रखी है और ये सेम लाइन हमारे एग्जाम में पूछ रखी है और सेम लाइन 2-3 फॉरेनर जो राइटर्स हैं उनके एग्जाम में भी, सॉरी उनकी बुक्स में भी लिखी हुई है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि वी आर प्राउड ऑफ द ब्रेव्स करेज दैट ब्रॉट अस फ्रीडम। अब आप पढ़ो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द ब्रेव्स करेज। सही लिखा है गलत लिखा है, गलत, ठीक है। अब ये भी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेव और द ब्रेव में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ऑनेस्ट और द ऑनेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये एडजेक्टिव में आएगा बच्चों, आर्टिकल द लगा के इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो मैं जब इसको चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, कि द करेज ऑफ द ब्रेव। इज इट क्लियर? बहुत है ना आसान। अगर आपने टॉपिक सीख रखा है तो ही आसान है, अदरवाइज ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रब कर दूं, चलो 2-3 पॉइंट्स बच्चों बस इसमें रह गए, एक बार आप इसको अच्छे से सीख लो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे सपोज आपने कहीं पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देखा हो, मैंगोज ट्री। क्या लिखा हो, मैंगोज ट्री। अब आपको यहां पे क्या बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हमारे पास मैंगोज ट्री लिखा हुआ है तो ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स नेवर टेक एपोस्ट्रोफी एस। ये चीज मैं आपको जेंडर में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसके अंदर हम लोग एनिमल्स की भी बात करते हैं और उसके अंदर हम लोग ट्रीज और प्लांट्स की बात करते हैं, बट ट्रीज और प्लांट्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट होते हैं ग्रामर के अंदर, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं, बट दोनों के जो जेंडर होते हैं वो सेम होते हैं। इसीलिए जब मेरे पास ये मैंगोज ट्री लिखा है, ये बिल्कुल क्या लिखा है, रॉन्ग, और मैं इसको ठीक करके क्या लिख दूंगा, द ट्री ऑफ मैंगो। क्या लिखूंगा, द ट्री ऑफ मैंगो। इज इट क्लियर? बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या होता है, जैसे कभी कभी एक वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं हिसिंग वर्ड्स। क्या होते हैं, हिसिंग वर्ड्स, ठीक है। हिसिंग मतलब जिसका साउंड हिस का आता है, ये सीटेट के एग्जाम में भी आता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। हिसिंग वर्ड्स का अगर क के की का सेंस आता है तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक छोटा सा वर्ड दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और ये एक फ्रेज की तरह भी काम करता है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके हम इसके साथ सिर्फ किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास सपोज करो एक एग्जांपल है, फॉर अ पीस शेक, ठीक है। शेक का मतलब क्या होता है, के लिए। अब आप हिंदी बनाओ, इसके क्या बनेगी, कि शांति के लिए। आया सेंस?
तो आप एक बात बताओ, जब मैंने कहा शांति के लिए तो पीस आया, हिस का सेंस, इसीलिए आप लोग ये लाइन देखना, ऐसे कभी नहीं लिखी होती, ये लाइन हमेशा ऐसे लिखी होती है, फॉर अ पीस, पीस के साथ एपोस्ट्रोफी, और फिर उसके बाद क्या लिखा होता है, शेक। इज इट क्लियर? आप देखना कभी आपके पास ऐसे लिखा होगा जीसस शेक, ठीक है, ये भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, गलत, क्योंकि जब इसका भी सेंस आ गया तो आप लोग को इसके अंदर कौन सा वर्ड लिखना चाहिए, एपोस्ट्रोफी, नहीं सिर्फ एपोस्ट्रोफी, और फिर उसके बाद क्या लगेगा, शेक। क्लियर हो गया? अब ये मत बोलना कि सर ये क्यों ठीक होता है, गॉड शेक, बताओ भाई ये क्यों सही होता है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं मैं, क्यों सही होता है? कहा है हिसिंग वर्ड के साथ, क्या गॉड का सेंस जो है क्या वो हिस में आया, नहीं, इसलिए गॉड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो ये तो थे बच्चों, क्या थे, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स, ये चीज ना हमें टिप्स पे लर्न भी करनी है कि भाई ये चीज हमारी कैसी है, ये चीज कैसी है। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपका डायरेक्ट पेपर में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था ये चीज पता है, अगर आपको पहले से ही पता थी वो दैट इज ओके, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे वो पॉइंट्स जो होंगे वो है बच्चों बहुत जरूरी, और जो कि मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा ऐसे लिखना कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ये, वो सारे पॉइंट्स हमारे जब आ जाते हैं तब वो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वो जरूर सीखना है, ठीक है। तो आई होप आपने इसकी कॉपी बना के सारे वर्ड्स को लिख लिया होगा। इसमें अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स रह गए, जैसे कंपैरिजन रह गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कंपाउंड रह गया, डबल एपोस्ट्रोफी एस रह गया, एंड का कॉन्सेप्ट रह गया, एक वेरी इंपॉर्टेंट अभी थोड़े दिनों पहले एग्जाम में आया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जांपल रह गया, और एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज वो नेक्स्ट ही वीडियो में बताऊंगा, अभी पहले नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो एक नया पॉइंट इसके अंदर मैं लेके आया हूं, वो आप लोग के काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को ये कॉपी में लिखना है और इसको अपनी कॉपी में लिख के इसको लर्न करना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शीट दूंगा, इसके जितने क्वेश्चंस आपके इसके पूछे चाहें, हर एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल।